जो समाज एक साथ बैठता है, एक साथ भोजन करता है और एक साथ अपने समारोह करता है, उस समाज को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, जिसको कांसीराम जी ये पेन दिखाकर बता रहे हैं, इसने हमारे तीनों काम रोके हुए हैं। भारत की धरती पर आज एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें बहुजन समाज की 10 जातियों के लोग रहते हो और वो एक साथ बैठते हो, एक साथ भोजन करते हो और एक दूसरे के यहाँ समारोह में शामिल होते हो। एक गांव नहीं है ऐसा। परिवार एक छोटा रोड़ा है, रिश्तेदार एक छोटे रोड़े हैं, नौकरी एक छोटा रोड़ा है, संपत्ति एक छोटा रोड़ा है। और जब आपका मकसद बड़ा होगा तो ये छोटे रोड़े अपने आप छूट जाएंगे, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप संकल्प मकसद के लिए लेते हैं और जब आप संकल्प मकसद के लिए लेते हैं तो आप भरोसा रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको फिर पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने वही करने का फैसला किया है जो बुद्ध ने, कबीर ने, रविदास ने और फुले ने और अम्बेडकर ने किया है और कांसीराम करके गए हैं। कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अपना सर्वस्व इस समाज के लिए लगा दे तो ये बिगड़ी बात बन सकती है। वो खोजते रहे खोजते रहे खोजते रहे, पूरे देश में घूमे, उनको कोई ऐसा नजर नहीं आया। तो फिर उन्होंने चिंतन किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि मैं इस विशाल तंबू में बंबू के समान हूं, मैं जब नहीं रहूंगा तो यह बंबू गिर जाएगा, क्योंकि तंबू खिंच जाएगा तो बंबू गिर जाएगा। तो कांसीराम जी कहते थे जब तक उनको कोई मिला नहीं था तो तंबू तना कैसे था। तो उनके समझ में आ गई बात कि तंबू इसलिए तना था कि उसका बंबू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद बने थे। बस यही बात उनके दिमाग में क्लिक कर जाती है। तो जो पुराने साथी है वो जानते हैं कि वो सूरमा बन जाते हैं। फिर कांसीराम जी क्या बन जाते हैं? वो सूरमा बन जाते हैं, जिस सूरमा की बात कबीर कह रहे हैं, जिस सूरमा की बात बुद्ध ने कही कि संघ का वही सदस्य बन सकता है जो 2 गुण धारण करेगा। पहला गुण होगा कि वो परिव्राजक होगा और दूसरा गुण होगा कि वो संपत्ति नहीं रखेगा, और तीसरा जब संघ में शामिल होगा तो उसको सीलों का पालन करना ही पड़ेगा। तो वो सूरमा बनते हैं कांसीराम। कौन सा सूरमा? जो कबीर और बुद्ध चाह रहे हैं। कैसा सूरमा बनते हैं? 5 संकल्प करते हैं जीवन में। घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, संपत्ति नहीं रखूंगा और परिवार के किसी भी सदस्य को इसमें शामिल नहीं करूंगा और परिवार में नहीं जाऊंगा। और 5वां संकल्प लेते हैं तो करूंगा क्या? जो कबीर ने कहा, जो बुद्ध ने कहा कि मैं वो करूंगा जो इन दुखियों के दुख को दूर कर सकता है, इस बहुजन समाज के लोगों के दुखों को दूर कर सकता है, ऐसा काम मैं करूंगा। और 5वां संकल्प ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं। और फिर आपने देखा कि जब वो सूरमा बनते हैं, अपनी जाति, अपना वर्ण, अपना कुल खो देते हैं, तो क्या देकर जाते हैं यह बहन ने गाकर बता दिया है आपको। तो भक्ति करने के लिए तो सूरमा बनना पड़ेगा। मैं पिछले 12 साल से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूं, लेकिन समझ में 2 साल पहले आया है। आप लोगों में से कई लोग मुझे जानते हैं जो मुझसे पूछते हैं कितने साल के हो डॉक्टर साहब, तो मैं कहता हूं 2 साल का हूं। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, 2 साल के हैं, आप दिखते तो नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं दिखते हैं, मुझे तो लगता है कि मैं 2 साल का हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1856 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, 14 अक्टूबर 1956 को, माफ करना, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उस कार्यक्रम में कहते हैं कि अब मेरा क्या हो रहा है? नया जन्म हो रहा है, मैं नए जन्म में प्रवेश करने जा रहा हूं, अब मैं पुराना नहीं रहा। तो जिस दिन भी महापुरुषों के जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं, उसी दिन उनका नया जन्म होता है, क्योंकि वहां से वो नया अध्याय शुरू करते हैं, वहीं से शुरुआत होती है इस मूवमेंट की। तो ये दिन मेरे जीवन में भी आया 15 सितंबर 2021, जब मैं इस काम को करने की मन में ठान चुका और मुझे समझ में आ चुका कि मुझे क्या करना है। और इसके लिए जब काम करना शुरू किया तो समझ में आया कि हमसे पहले भी हमारे पुरखों ने कुछ काम किए हैं। तो हमारी बात कहां से बिगड़ी है और कहां तक बनती आई? तो बात बिगड़ी कांसीराम साहब के जाने के बाद। तो हमने कहा साहब कब गए? तो याद आया 9 अक्टूबर। मैंने कहा 9 अक्टूबर को हमको शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आंदोलन है वो कांसीराम जी ने शुरू किया। तो कब से शुरू किया? 6 दिसंबर 1978 और 6 दिसंबर 1982 और 14 अप्रैल 1984। 81, 78, 81 में DS4, 78 में वामसेप
और 84 में बीएसपी। तो मैंने कहा कि हमारे पुरखे की आवाज कब बंद हुई? तो कई लोगों को 9 अक्टूबर पता था, लेकिन जब मैं खोजने निकला तो मुझे याद आया 15 सितंबर। 15 सितंबर वो दिन था जिस दिन मान्यवर कांसीराम साहब हैदराबाद की धरती पर एक कैडर कैंप को आयोजित करने गए हुए थे। वहां वो एक सभा को एड्रेस करते हैं, उसके बाद अपने लोगों का कैडर कैंप लेते हैं और वहां पर वो एक स्पीच देते हैं कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है कि इस ब्राह्मणवाद को, यही स्पीच उन्होंने इंदौर में भी दी थी जिसमें मेरे पिताजी गए हुए थे। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी तैयारी कर ली है कि आने वाले 10 सालों के अंदर मैं ब्राह्मणवाद को इस जमीन के अंदर 20 हाथ गड्ढे गहरे में दफन कर दूंगा, ये कभी फिर उठ नहीं पाएगा। और आप आश्चर्य करेंगे जानकर, उस मसीहा का वो आखिरी स्पीच था। उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उनकी आवाज चली जाती है। आवाज जाने के बाद भारत की धरती पर कभी भी जैसा कैंप साहब ने किया वैसा कैंप कोई आयोजित दोबारा नहीं करता है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे शुरुआत करनी है। और 15 सितंबर 2021 को ग्वालियर की धरती से मैंने और मेरी जीवन साथी ने दोनों ने मिलकर फैसला किया। अभी सर ने बताया कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ये सब वहां तक के लोगों के लिए तो ठीक है जो सामान्य लोग हैं, छोड़ा कुछ नहीं जाता है। जब मकसद बड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे रोड़े छूट जाते हैं। परिवार एक छोटा रोड़ा है, रिश्तेदार एक छोटे रोड़े हैं, नौकरी एक छोटा रोड़ा है, संपत्ति एक छोटा रोड़ा है। और जब आपका मकसद बड़ा होगा तो ये छोटे रोड़े अपने आप छूट जाएंगे, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप संकल्प मकसद के लिए लेते हैं, और जब आप संकल्प मकसद के लिए लेते हैं तो आप भरोसा रखिए दुनिया की कोई ताकत आपको फिर पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने वही करने का फैसला किया है जो बुद्ध ने, कबीर ने, रविदास ने और फुले ने और अंबेडकर ने किया है और कांसीराम करके गए हैं। तो इसके लिए हमको करने के लिए एक योजना चाहिए, और योजना खुले में नहीं बताई जा सकती। तो जिनको लगता है कि हमको कुछ ठोस योजना पर काम करना चाहिए, जिनको लगता है कि बदलाव हमको करना चाहिए, वो लोग चाहेंगे तो नंबर नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं तो बीमारी का इलाज करने निकला हूं। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। जिनको लगता है कि हम बीमार हैं वो फोन करेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, और जिनको लगता है कि हम स्वस्थ हैं वो कभी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जिनको लगता है कि हमको भी सामाजिक बीमारी है, कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिनको सामाजिक बीमारी है और बड़े लेवल की है, पर वो खुद ही चिकित्सक बनना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं चिकित्सक बनने में 5 वर्ष लगते हैं, उतना समय तो आपको भी देना पड़ेगा। जिस बीमारी का आप डायग्नोस करना चाहते हैं उसके लिए कम से कम 5 साल तो आपको देने पड़ेंगे उसको जानने के लिए। तो एक आप आईएएस बेहतर हो सकते हैं, एक आईपीएस बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बीमारी का अगर डॉक्टर बनना है तो पहले सामाजिक परिवर्तन को आपको समझना होगा, और समझ जाएंगे तो आप उसका इलाज भी खोज लेंगे। तो जिनको लगता है कि हम बीमार हैं और हमको इलाज की जरूरत है वो मुझे आमंत्रित कर सकते हैं, और मैं तो बीमार हूं, अगर कोई और चिकित्सक है तो मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूं, और मैं तो शरणागत भी होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बीमारी मेरी बहुत बड़ी है और इसका इलाज भी मुझे ही खोजना है, और जो खोज चुके हैं उनके साथ चलने में क्या आपत्ति है। लेकिन आपको कबीर साहब की वो बात तो आपको याद करनी ही पड़ेगी कि आपको अपनी जाति और वर्ण और कुल तो खोना ही पड़ेगा। जाति वर्ण कुल केवल वो परिवार नहीं है, संगठन भी एक बहुत बड़ा परिवार होता है। जिसको एक बार तगमा अध्यक्ष का मिल गया वो मर जाएगा, लेकिन अध्यक्ष का तगमा नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को समझने के लिए जो सब कुछ खोने के लिए तैयार होगा वो परिवर्तन करके दिखाएगा। तो आप लोगों को कभी मौका लगे तो जरूर बुलाइएगा। हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का काम शुरू किया है, और वो 3 चीजों से शुरू किया है कि हम लोग पहले एक साथ बैठना शुरू करें। तथागत बुद्ध के जीवन की एक घटना बोलकर मैं बात खत्म कर रहा हूं। अजात शत्रु जब तथागत बुद्ध से बात करते हैं, घटना है लिच्छवियों के संबंध में। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अजात शत्रु बुद्ध के पास आते हैं और पूछते हैं कि हम लिच्छवियों को नहीं हरा पा रहे हैं, क्या कारण है बुद्ध? तो बुद्ध ने कहा पहले आप पता करके आइए, क्या वो लोग एक साथ बैठते हैं? तो वो पता करवाते हैं तो पता चलता है कि हाँ बुद्ध वो एक साथ बैठते हैं।
तो वो कहते हैं कि एक और बात पता करवाइए, क्या वो एक साथ भोजन करते हैं? तो वो पता करवाते हैं, वो कहते हैं हाँ बुद्ध, वो एक साथ भोजन भी करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं तीसरी बात भी पता करवाइए, क्या वो एक साथ अपने समारोह करते हैं? तो वो पता चल करवाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ वो एक साथ समारोह भी करते हैं। बुद्ध कहते हैं तुम नहीं हरा सकते। जो समाज एक साथ बैठता है, एक साथ भोजन करता है और एक साथ अपने समारोह करता है, उस समाज को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, जिसको कांसीराम जी ये पेन दिखाकर बता रहे हैं, इसने हमारे तीनों काम रोके हुए हैं। भारत की धरती पर आज एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें बहुजन समाज की 10 जातियों के लोग रहते हों और वो एक साथ बैठते हों, एक साथ भोजन करते हों और एक दूसरे के यहां समारोह में शामिल होते हो। एक गांव नहीं है ऐसा। अगर हम ये काम शुरू करा दे तो हमारी बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन ये कराना इतना आसान नहीं है। इसको कराने के लिए आपके पास ठोस योजना होनी चाहिए और वो योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास हार्डकोर कैडर होना चाहिए और उसको तैयार किया जाता है। और तैयार करने के लिए पहले खुद तैयार होना पड़ता है। जब हम खुद तैयार हो जाएंगे तो हम इसको तैयार भी कर लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमने एक काम शुरू किया हुआ है, अगर सीखने के लायक होगा तो सिखाने के लिए बुलाइए, और अगर सीखना चाहते हैं तो बुलाइए। अच्छा नंबर, चलिए मैं नंबर बोल देता हूं, जिन साथियों को चाहिए वो नोट कर लें। मेरा नंबर है 7999 082 149, 7999 082 149। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बीमार लोग हैं वो या तो मेरी बीमारी दूर करेंगे या फिर जो खुद बीमार हैं वो अपनी बीमारी का इलाज हमसे लेंगे या हमारा इलाज करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है तो ये काम जरूर आगे बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय संविधान, जय कांसीराम साहब।